फ्रेंड्स, मैं रचना वरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ नॉवेल रिटन बाय जेम्स जॉयस, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. This video will cover introduction of the novel, then summary of the novel and two most important questions based on this novel. The first is stream of consciousness and the second one is related to the structure of this novel. तो दोनों क्वेश्चन का आपको नोट्स भी मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. सो A Portrait of the Artist as a Young Man is a first novel of Irish writer James Joyce. ये आयरिश नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और लिटरेरी क्रिटिक भी थे. So what this novel is actually about? It is about the moral development or you can say intellectual awakening of protagonist Stephen Dedalus. जो इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, उसका मॉरल डेवलपमेंट जो होता है, उसका इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग जो होता है, ये उसके बारे में है. इस कैटेगरी को, इस जॉनरा को बोल सकते हैं हम बिल्डिंग्स रोमन. तो बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल का एक जॉनरा है, कैटेगरी है, जहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो कैरेक्टर होता है, उसका डेवलपमेंट दिखाते हैं, उसकी मैच्योरिटी दिखाते हैं. फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड मीन्स बचपन से लेके बड़े होने तक उसका दिमाग किस तरीके से मैच्योर होता है, उसकी सोच कैसे बदलती है. दिस नॉवेल इज लार्जली अ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. In fact, Stephen's life, the character lives corresponds in most detail to Joyce. Joyce, who is Joyce? Author. Like Stephen, even Joyce was born in Dublin. तो इस नॉवल की सेटिंग, जो सेटिंग दिखाया, जो प्लेस दिखाया, वो कहाँ पर है? डबलिन में. Now let's see the summary. The novel first scene shows an infant Stephen listening to his father's nonsense fairy tale. तो शुरुआत के सीन में क्या दिखाते हैं कि स्टीफन के फादर उसको एक फेरी टेल की स्टोरी सुना रहे हैं और स्टीफन जो है वो छोटा बच्चा है. स्टीफन के फादर का नाम क्या है? साइमन डिडेलस. तो पूरे नॉवेल में ऐसा दिखाया है कि साइमन डिडेलस जो है वो बहुत ही इनकैपेबल है, अपने फैमिली को संभाल नहीं पा रहा है, हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करता है. इसके वजह से वो उसको हर बार जगह बदलनी पड़ती थी. तो स्टीफन जब स्टोरी सुन रहा होता है, जब ये फेरी टेल को सुनता होता है, तो उसके दिमाग में कई और भी बहुत सारे थॉट्स आते हैं. अपने मदर के बारे में सोचता है, अपने गवर्नेंस डाटे के बारे में सोचता है, फिर कोई वुमेन जो है वो कैंडी सेल कर रही है उसके बारे में सोचने लगता है. सो स्टीफन डिडेलस grew up in a Irish family where religion and politics were taken seriously. मतलब यहाँ पे रिलीजन को बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाता, पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन लोग बात करते थे, जिस वजह से स्टीफन बहुत इरिटेटेड भी रहता था. लेकिन जब इसने बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन किया तो घर पे रहने की अपॉर्चुनिटी उसकी कम हो गई. ओकेजनली वो सिर्फ वैकेशन में आता था. देन इन द नेक्स्ट सीन एन ओल्डर स्टीफन मीन्स पहले जो सीन में दिखाया गया इन्फेंट को दिखाया गया, उससे थोड़ा बड़ा दिखाया गया, बट अब थोड़ा बड़ा स्टीफन है जो स्कूल अटेंड कर रहा है. एंड द स्कूल वॉज एट क्लॉन्गोव्स. इट वॉज अ प्रेस्टिजियस स्कूल. तो स्कूल के स्टार्टिंग डेज में इसको अच्छा नहीं लगता था, वहाँ पे किसी को जानता नहीं था, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम पास होते गया तो वहाँ पे ये अच्छे से रहने लग गया. और स्कूल में ही इसको एक न्यूज़ मिलता है कि पैनल नाम का एक नेशनलिस्ट था, आयरिश नेशनलिस्ट, उसका डेथ हो गया है. फिर कुछ महीने बाद जब वो विंटर वैकेशन में अपने घर आता है तो ये जो टॉपिक था पैनल का वो ख़त्म नहीं हुआ था, वो अभी भी चल रहा था इनके घर पे. उसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे, जिससे ये इरिटेट हो रहा था. और साथ ही साथ इन लोग बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थे, तो रिलीजियस टॉपिक पे इनके घर पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन, आर्गूमेंट होता रहता था. और वैकेशन ख़त्म होने के बाद जब ये स्कूल वापस जाता है तो इसे पता चलता है इसके 2 क्लासमेट जो है वो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए हैं. देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट स्टीफन्स फादर स्ट्रगल्स टू सपोर्ट हिज फैमिली. सो बिकॉज हिज फैमिली इज़ इन ह्यूज डेप्थ, उस बहुत ज़्यादा कर्ज में आ गए थे, तो स्टीफन को समर वैकेशन को स्पेंड करने के लिए उसके अंकल के घर पे भेज दिया गया था. एंड ही वॉज नेम्ड एज अंकल चार्ल्स. और वहीं उसे पता चला कि अब वो क्लॉन्गोव्स में नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसकी फैमिली उसे अफोर्ड नहीं कर सकती. और पूरी डिडेलस फैमिली जो है वो डबलिन में शिफ्ट हो गई, जो कि आयरिश का कैपिटल था. अब डबलिन आके स्टीफन के नए स्कूल में एडमिशन हुआ. वो भी एक अच्छा स्कूल था, प्रेस्टिजियस स्कूल था, बेल्विडिया. यहाँ उसकी पर्सनालिटी ग्रो हुई, उसको राइटिंग में इंटरेस्ट आया, एक्टिंग में इंटरेस्ट आया. उसने एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया, स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया, पोएम लिखना शुरू कर दिया था. और इन सब क्वालिटीज़ की वजह से उसे सभी लोगों से अप्रिसिएशन भी मिलता था. देन स्टीफन बिकम्स इन्फैचुएटेड विद अ गर्ल नेम्ड एमा क्लेरी. दे टेक द ट्रैम होम टुगेदर आफ्टर अ बर्थडे पार्टी एंड स्टीफन राइट्स हर अ लव पोएम. तो एमा क्लेरी नाम की एक लड़की को स्टीफन पसंद करने लगता है और उसके लिए कई सारे लव पोएम्स भी लिखता है.
और जब ये डबलिन में रहता था तब और भी इसके साथ बहुत कुछ हुआ। स्टीफन को सेक्सुअल अवेकनिंग एक्सपीरियंस हुआ, मतलब सेक्सुअल डिज़ायर जो था उसके अंदर का वो फील करने लगा, और इसलिए ये एक सेक्स वर्कर से मिलता है, अपनी वर्जिनिटी खो देता है। इस बात का इसे बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगता है और इस वजह से ये अपने सेक्सुअल डिज़ायर को अपने मॉरल टीचिंग से जोड़ने की कोशिश करता है, उससे रिलेट करने की कोशिश करता है। जो भी टीचिंग इसके रिलीजियस प्रीस्ट ने दिया था उससे ये रिलेट करने की कोशिश करता है, और उससे ज़्यादा और फ्रस्ट्रेट होता है। तो शुरू में अपने सारे रिलीजियस कोड को ये रिजेक्ट करता है, इनफैक्ट और भी सेक्स वर्कर्स से मिलने लगता है ये। लेकिन इसका माइंड कब बदलता है, जब ये 3 सर्मन को सुनता है, मतलब सर्मन मतलब कि रिलीजियस स्पीच को सुनता है, जो इसे बताता है सिन और हेल के बारे, पाप और नर्क के बारे में। और इस डर से ये अपने रिलीजियस प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने लग गया और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गया। तो स्टीफन के इस सीरियसनेस को देखकर बेल्विडिया, जो जिस बोर्डिंग स्कूल में वो था, वहाँ का जो डायरेक्टर है उससे मिलता है, उससे बात करता है, और वो कहता है कि तुम्हारे अंदर एक प्रीस्ट की क्वालिटी है, तुम्हें प्रीस्ट बन जाना चाहिए। लेकिन स्टीफन को पता था कि उसने पास्ट में क्या किया था और वो कैसा है, उसका मन कैसा है, उसका दिमाग कैसा है, कि कितना वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केस में वो प्रीस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। फिर स्टीफन ने डबलिन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया, वहाँ के एडमिशन के लिए इसने अप्लाई किया और वहाँ से वो चला गया पहले वाले स्कूल। वन डे एज ही वॉज वॉक्स ऑन द शोर ही रियलाइजेस दैट हिज ट्रू कॉलिंग इज दैट ऑफ राइटर। तो उसे क्या पता चला, क्या रियलाइज़ हुआ कि वो राइटर है, उसके अंदर राइटर की क्वालिटी है। ही लुक्स एट अ लवली गर्ल स्टैंडिंग इन द वाटर एंड ही फील्स ओवरकम विथ जॉय। इसने एक लड़की को देखा पानी में खड़े हुए, मतलब कुछ पानी के साथ खेल रही है, तो बहुत ही सुंदर लड़की थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो उसको देख के ये फील किया कि अगर मैं किसी लड़की को देख के, उसकी ब्यूटी को देख के अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये सिन नहीं है, ये पाप नहीं है। In the next scene, Stephen is confident, well-respected student at the university. अब स्टीफन का जो रिस्पेक्ट है एज अ राइटर, एज अ पोएट, वो बढ़ते जा रहा है। He skips many of his classes and spends most of his time walking around with his friend and holding forth about aesthetic. Then Stephen writes another poem for Emma, who still consumes his thoughts. In the book's final pages, which take the form of diary entries, Stephen writes joyfully about leaving Ireland to find his destiny as a writer. तो स्टीफन के अंदर जो भी गिल्ट था वो ख़त्म हुआ। अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो राइटर बनेगा और अपने अब इस इंटरेस्ट पर ही वो फोकस करने लगा। तो फ्रेंड्स, समरी में बस इतना ही। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो नैरेटिव टेक्निक से रिलेटेड है। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट नैरेटिव टेक्निक है वो क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. So what it is a narrative style that tries to capture characters' thought process in a realistic way. तो जो कैरेक्टर जो सोच रहा है वो ऑडियंस तक वो बात पहुंच जा रही है। इसको एक तरीके से बोल सकते हैं हम इंटीरियर मोनोलॉग। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस नॉवेल से रिलेटेड। डिस्कस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक विथ रेफरेंस टू अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। इसको अलग फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, आंसर सेम ही रहेगा। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमेशा इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, और हो सके तो कंक्लूजन लिखे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन इज़ द फर्स्ट नॉवेल ऑफ आयरिश राइटर जेम्स जॉयस, पब्लिश्ड इन 1916. James Joyce was an Irish novelist, poet and literary critic. He contributed to the modernist avant-garde movement, means modernist movement में ये contribute किए हैं, and is regarded as one of the most influential and important writers of the 20th century. In fact, ये novel भी modernist style में लिखा गया है। James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, follows the development of young Catholic Irishmen from अर्ली बॉयहुड टू यंग एडल्टहुड। तो ये नावल किसके बारे में है? जो इस नावल का हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, उसके डेवलपमेंट के बारे में, कहाँ से कहाँ तक, उसके बॉयहुड से लेके एडल्टहुड तक। तब इंट्रोडक्शन के बाद मेन कंटेंट देखते हैं। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज्ड इन अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन बाय जेम्स जॉयस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द इनर थॉट्स। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या प्रेजेंट करता है? इनर थॉट्स, फीलिंग्स ऑफ द protagonist,
जो मेन कैरेक्टर है उसके इनर थॉट्स को, उसके फीलिंग्स को प्रेजेंट करता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये वाला टेक्निक में, इन एन अनफिल्टर्ड एंड कंटिन्यूअस फ्लो। तो ये जो इनर फीलिंग्स है, जो इनर थॉट्स है, वो किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, अनफिल्टर्ड मतलब रियलिस्टिक वे में जिसमें कोई फिल्टर ना लगा हो, और कंटिन्यूअस है वो। अब इस टेक्निक को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है? दिस टेक्निक गिव्स रीडर्स डायरेक्ट एक्सेस टू स्टीफेंस माइंड। कैरेक्टर के माइंड में डायरेक्ट एक्सेस मिलता है रीडर को, हमें डायरेक्ट एक्सेस मिला, allowing them to experience his evolving perspectives, doubts and self-discovery in a more intimate way। तो इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से रीडर को क्या समझ में आता है, कैरेक्टर्स के सेल्फ डिस्कवरी के बारे में, उसके जो डाउट्स है उसके बारे में, उसके पर्सपेक्टिव्स के बारे में। द नैरेटिव मिरर्स द वे थॉट्स नेचुरली अकर्स विदाउट स्ट्रिक्ट लीनियर स्ट्रक्चर्स। इट्स लिटरेरी डिवाइस दैट हेल्प्स डिपिक्ट द कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, स्टीफन और उसके फ्रेंड्स के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है वो कैसे एम्बेरस होता है, फिर वो क्या सोचने लगता है, इसके बारे में है यहाँ पे, देखते हैं। In the opening section, the use of stream of consciousness is seen. Wells, a fellow, once asked Stephen whether Stephen kisses his mother before going to the bed. स्टीफन को क्या पूछा कि क्या तुम सोने से पहले अपनी मम्मी को किस करते हो? स्टीफन answered yes. The other fellows laughed and Stephen blushed and said, I do not. तो जब सब हंसने लगे तो वो चेंज कर दिया अपना स्टेटमेंट, बोला नहीं मैं ऐसा नहीं करता। They all laughed again. Stephen tried to laugh with them. He felt his whole body hot and confused in a moment. तो जब उसने मना किया तो सारे लोग हंसने लगे। अब उन लोग के साथ वो भी हंसने की कोशिश कर रहा है, बट वो कंफ्यूज है कि ये लोग हंस क्यों रहे हैं। तो स्टीफन यहाँ पे कंफ्यूज्ड है, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये लोग दोनों जगह पे हंसे, किस करने पे भी हंस रहे हैं, किस ना करने पे भी हंस रहे हैं। तो एक्चुअली में सही क्या है, किस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? What was the right answer to the question? Was it right to kiss his mother or wrong to kiss his mother? What did that mean to kiss? Why did people do that sort of things? तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो स्टीफन के दिमाग में घूमने लगा। This is perfectly realistic as such questions do normally arise in the minds of children. Joyce here uses this technique in order to analyze the mind of Stephen. फिर इसमें एक दूसरा भी एग्जाम्पल दिया है, Stephen's reactions to Father Arnold's sermon in chapter 3 are also conveyed to us by stream of consciousness, which successfully catch every twist and turn of Stephen's long draw out spiritual turmoil. It is the harness of the unrepentant heart that is first conveyed to us. Then in chapter 4, James uses this technique to analyze the mind of Stephen after he leaves director who offers him to the vocation of priesthood. The rejection of the priesthood is followed by his decision to join the university. Several streams of thought run through his mind after leaving his father at a public house. The analysis of Stephen's mind does with his recognition of his true destiny, which is to become an artist. तो stream of consciousness ये टेक्निक को और कहाँ यूज़ किया है? चैप्टर 4 में स्टीफन के माइंड को एनालाइज करने के लिए, जब उसको डायरेक्टर एक प्रीस्टहुड का पोजीशन ऑफर करता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है। In the end of 5th chapter, the diary entries are a superb illustration of this technique. These entries contain random thoughts written as they came into Stephen's mind. Now let's see the conclusion. In A Portrait of the Artist as a Young Man, James Joyce extensively uses the stream of consciousness technique, a stylistic form in which written prose seeks to represent the character's stream of inner thoughts and perception rather than render these characters from an objective external perspective. The next question is, analyze the structure of the novel A Portrait of the Artist as a Young Man. So the introduction of this answer will be same as we have discussed in the previous question. We'll directly start with the main content. तो स्ट्रक्चर में हमें बेसिकली क्या बताना होता है कि स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे एंड हुई, कितने चैप्टर्स हैं, फिर अलग अलग चैप्टर का मेन फोकस क्या है, ये सारी बातें हमको स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। A portrait of the artist is divided into 5 chapters. Each chapters deal with a different period in the first 20 years of the central character Stephen Dedalus. तो इस नॉवेल में 5 चैप्टर है और हर चैप्टर जो है वो स्टीफन के बारे में बता रहा है, उसके ग्रोइंग पीरियड के बारे में बता रहा है। Each also addresses a specific theme related to Stephen's development as an
artist. Chapter 1 takes Stephen from his infancy to his first years at school. In this chapter, Stephen becomes aware of the five senses and of language itself, and he takes the first steps to assert his independence. Then, chapter 2 includes his awareness of his family's declining fortune and his move from Clongowes Wood School to Belvedere Schools in Dublin. It ends with his sexual initiation in the arms of a prostitute. तो ये सब को आप समरी से रिलेट कर सकते हैं, हम इसी सीक्वेंस में समरी को भी देखे हैं. In the third chapter, Stephen is preoccupied with his sin and the possible consequences of his sin. The fourth chapter takes place at Belvedere School. Stephen attempts to understand the precepts of his religion and to lead a life in accordance with those precepts. However, he recognizes that his independent nature will not allow him to serve as a priest of the church. Instead, he will become an artist, a priest of eternal imagination. Then in the fifth chapter, Stephen takes further steps to formulate his aesthetic theory. He also makes a final declaration of independence from his friends, his families, his religion and his country. और अगर हम चैप्टर वाइज नहीं देखेंगे तो ये जो नॉवेल है ये 19 यूनिट्स में डिवाइडेड है, which are marked off through typographical marks. These reveals to Stephen the character of the world that he lives in, the demand this world makes on him, and the corresponding movement within himself that push him towards either succumbing these demands or rejecting them. Succumbing means accepting without fighting. Then, throughout the novel, Joyce employs the stream of consciousness technique to delve into Stephen's inner thoughts and feeling. इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है. This technique provides insight into Stephen's evolving mindset and allows reader to experience his experiences more intimately. आई होप ये आंसर आपको समझ में आ रहा है कि हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. तो हमने पहले देखा कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये नॉवल लिखा गया है. स्टीफन के बचपन को दिखाया गया, फिर उसके एडल्टहुड को बताया गया है. फिर हमने देखा कि कैसे 5 चैप्टर्स में डिवाइड है. अगर 5 चैप्टर्स को ना देखें तो 19 यूनिट्स में है. फिर ये पॉइंट में बताया गया कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू रीडर्स को स्टीफन के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके थॉट्स क्या है, वो पता चलता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉवल इज पंक्चुएटेड बाय मोमेंट्स ऑफ एपिफनी. Novel is punctuated means novel is interrupted or you can say divided by the moment of epiphany. Epiphany क्या होता है? A moment of sudden great realization. मतलब अचानक से suddenly हमको कुछ realize हो जाए कि हमको ये करना है लाइफ में ऐसा. So the novel is punctuated by moments of epiphany, profound realizations that shape Stephen's artistic and personal philosophy. These epiphanies mark crucial point in his self-discovery. Now let's conclude this answer. The structure of A Portrait of the Artist as a Young Man is a carefully crafted exploration of Stephen Dedalus' personal and artistic journey, presented through combination of chronological storytelling. तो इस नॉवल के स्ट्रक्चर ने क्या एक्सप्लोर किया है? स्टीफन की पूरी जर्नी को. So how it is presented? Through chronological storytelling, stream of consciousness, symbolism and innovative prose technique. This structure reflects the novel's central themes of self-discovery, alienation and the pursuit of artistic identity. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो. इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि हैप्पी लिटरेचर ने 2 बुक लॉन्च किया है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियोरी, और दूसरा है ब्रिटिश ड्रामा. इसमें आपको सारे नोट्स विद प्रॉपर आंसर आपको मिल जाएंगे, ऐसे टाइप के आंसर्स के साथ आपको मिल जाएंगे. बुक्स के डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे ज़रूर से चेक करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.